नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद दीपाली में। आज से हम हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय नए विमर्श, हिंदी साहित्य में नए विमर्श का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। यह विषय अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, प्रवक्ता, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि विमर्श क्या है, आखिर विमर्श कहते किसे हैं। तो विमर्श किसी विषय, वर्ग या समस्या पर गंभीर, तर्कपूर्ण और व्यापक विचार करना क्या कहलाता है? विमर्श कहलाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य में समय के साथ साथ क्या हुआ है, समाज के उन वर्गों की आवाज़ को प्रमुखता मिली है जिन्हें लंबे समय तक उपेक्षित रखा गया या उन्हें दूर रखा गया। इन्हीं नए सामाजिक चेतनाओं और विचारधाराओं को नए विमर्श कहा जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये विमर्श कौन कौन से हैं? तो इन विमर्शों में जो हिंदी साहित्य में नए विमर्श में, उनमें सबसे प्रमुख है स्त्री विमर्श, सबसे पहला विमर्श। उसके बाद है दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और ट्रांसजेंडर। इनके अतिरिक्त भी अन्य कई विमर्श हैं। ठीक है, दरअसल ये नोट्स मेरे प्री पीएचडी के हैं। प्री पीएचडी कोर्स वर्क के जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, ये मैंने उनके हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं और उन्हीं में से मैं ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का स्वरूप समय समय पर सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के अनुसार बदलता रहा है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में साहित्य केवल सौंदर्य कल्पना और व्यक्तिगत अनुभूति तक सीमित न रहकर यथार्थ और वंचित वर्गों की समस्याओं से गहराई से क्या हुआ, जुड़ गए। ठीक है, इसी संदर्भ में नए विमर्श का उदय हुआ। नए विमर्शों ने साहित्य को हाशिए पर खड़े समाज के उन वर्गों की ओर मोड़ा जिनकी आवाज़ लंबे समय तक क्या करी गई थी, दबाई गई थी, जिन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। स्त्री, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर आदि वर्गों की अस्मिता और संघर्ष नए विषयों को केंद्र में आए और इन्हीं सबको क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य में नए विमर्श कहा जाता है। तो नए विमर्श की अवधारणा, अगर प्रश्न में पूछा जाए कि नए विमर्श की अवधारणा क्या है, तो विमर्श का सामान्य अर्थ, जैसे कि मैं इससे पहले बता चुकी हूँ आपको, किसी विषय पर विचार विमर्श करना, विचार, संवाद और विश्लेषण। साहित्य में विमर्श वह प्रक्रिया है जिसमें समाज की किसी विशेष समस्या, वर्ग या अनुभव को केंद्र में रखकर उसके कारणों, प्रभावों और समाधान पर तर्कपूर्ण क्या किया जाता है, चर्चा करी जाती है। ठीक है, उसके कारणों का पता लगाया जाता है, इसके प्रभाव देखे जाते हैं और उसके फिर समाधान किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं स्त्री विमर्श की। आखिर स्त्री विमर्श कहते किसे हैं? तो नए विमर्शों में स्त्री विमर्श का स्थान क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श का उदय स्त्री की सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक स्थिति के पुनर्मूल्यांकन के रूप में हुआ है। यह विमर्श पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा स्त्री पर किए गए शोषण, असमानता और दमन के विरुद्ध साहित्यिक चेतना का स्वर रहा है। ठीक है, स्त्री विमर्श उस वैचारिक प्रक्रिया का नाम है जिसके अंतर्गत स्त्री के जीवन, अनुभव, संघर्ष और अधिकारों का विश्लेषण किसकी दृष्टि से किया जाता है, स्त्री की दृष्टि से किया जाता है। स्त्री जहां अपने अनुभवों को शेयर करती है, बताती है। ठीक है, यह विमर्श पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा निर्मित उन मान्यताओं का विरोध करता है। क्या करता है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था आप सबको पता है। ठीक है, जहाँ पर
परिवार का एक मुखिया होता था और वो जो भी आदेश बनाएगा उसी को, पूरे परिवार को, खास तौर पर महिलाओं को वो मानना पड़ता था। महिलाएं अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो यही है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा उन मान्यताओं का विरोध या खंडन किया जाता है क्या, जिन्होंने स्त्री की को पुरुष पर क्या करा है, आश्रित बनाया है। ठीक है, जब उसको कोई अधिकार नहीं दिए गए, वो उसको कोई स्वतंत्रता नहीं मिली है, तो वो क्या हो जाती है, पुरुष पर आश्रित हो जाती है। गौण और नियंत्रित बनाए रखा। ठीक है, स्त्री विमर्श उन मूल तर्क का मूल तर्क यह है कि स्त्री केवल संबंधों की पहचान नहीं है, बल्कि उसकी अपनी स्वयं की भी तो पहचान है ना, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है जिसे अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होना चाहिए। यह विमर्श स्वतंत्रता, न्याय और मानव अधिकारों की स्थापना का प्रयास करता है। अब अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाती है तो भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति प्रारंभिक काल में अपेक्षाकृत सम्मानजनक रही है। ठीक है, किंतु मध्यकाल में पितृसत्ता के सुदृढ़ होने के साथ साथ स्त्री अनेक कुप्रथाओं की शिकार बनी है, जैसे पर्दा प्रथा। स्त्रियां घूंघट में रहती थी, अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी किसी को। बाल विवाह, बचपन में ही उनका विवाह कर दिया जाता था बिना उनकी मर्जी के, उन्हें पता भी नहीं होता था कि विवाह का अर्थ क्या है। सती प्रथा, सती प्रथा आप सभी जानते हैं कि अगर उनके पति का किसी दुर्घटना पूर्व अगर उनके पति नहीं रहे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो साथ में स्त्री को भी जला दिया जाता था। विधवा उत्पीड़न, ठीक है, और शिक्षा से वंचित रहना, यानी पहले स्त्री को शिक्षा की कोई सुविधा नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकती थी। ठीक है, उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी पढ़ने की, ही उनकी नियति बन गई थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे जो समाज सुधारक हैं, आप सभी इन्हीं को जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन लोगों ने। अधिकारों की दिशा में सार्थक प्रयास किए। स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी में उनमें आत्मविश्वास, अधिकार बोध उत्पन्न किया। यही ऐतिहासिक परिस्थितियां आगे चलकर क्या हुआ है, स्त्री विमर्श की वैचारिक पृष्ठभूमि बनी है। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लोपामुद्रा, अपाला, घोषा गार्गी, मैत्रेयी, सूर्या, देवयानी, सची, शाश्वती, श्रद्धा, कामायनी आदि स्त्रियों की विद्वतापूर्ण दार्शनिक आध्यात्मिक चिंतन भारतीय नारी के लिए अपार संभावनाओं से युक्त रहा। अब बात करते हैं, अब प्राकृत काल में स्त्री की क्या दशा थी। ठीक है, प्राकृत काल आते आते समाज में नीति निर्धारकों ने स्त्रियों पर रूढ़ि और अंधविश्वासों का शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिससे उनकी स्थिति में तेजी से गिरावट आई। ठीक है, नारी की स्थिति में यह गिरावट हर्षवर्धन से लेकर पृथ्वीराज तक के काल में उत्तरोत्तर अवनतिपरक होती गई। हिंदी साहित्य में आदिकाल तक आते आते अब बात करते हैं आदिकाल की। हिंदी साहित्य में आदिकाल आते आते नारी की स्थिति केवल श्रृंगार पर्याय बनकर रह गई। ठीक है, क्या बनकर रह गई, आदिकाल की बात करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, आदिकाल में आते आते क्या हुआ, नारी की स्थिति क्या हो गई, केवल श्रृंगार परक बनकर रह गई। आदिकाल में ब्राह्मण आक्रमणकारी, ठीक है, के भय और अनादर के कारण कन्याओं का जन्म अशुभ माना जाने लग गया, इसीलिए उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था। शिक्षा के अभाव ने लोगों को क्या बना दिया था, ज्ञानहीन बना दिया था। उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी।
वो अंधविश्वासी बन गए थे, जिस कारण क्या हुआ था, अंधविश्वास और रूढ़ियों का जन्म हुआ और जो महिलाएं हैं उनका पतन होना शुरू हो गया। मध्यकालीन समाज में स्त्री पूर्ण रूप से पुरुष पर आश्रित हो गई। अब मध्यकालीन समाज की बात करें तो क्या हो गया, स्त्रियां पूर्ण रूप से पुरुष पर ही आश्रित होने लगी थी, जिसका सर्वोच्च कर्तव्य क्या था, अपने पति की सेवा करना, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना। ठीक है, क्या था, समाज साहित्य का दर्पण होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। समाज क्या होता है, समाज का दर्पण होता है। आदिकाल में अनेक युद्धों के कारण स्त्री रही तो मध्यकाल तक पहुंचते पहुंचते वह भोग्या के रूप में अधिक प्रतिष्ठित, यानी सिर्फ भोग का सामान बनकर। आधुनिक काल का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। 19वीं सदी के प्रारंभ में नवजागरण की लहर के साथ स्त्री से जुड़े प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया जाने लगा था। स्त्री जीवन की समस्याएं, कुप्रथाओं, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह पर क्या हुआ, खुलकर प्रहार हुए, बातचीत होने लगी, विधवा पुनर्विवाह होने लगे। ये है ना, पहले क्या होता था, अगर कोई स्त्री विधवा बन गई तो उसे दोबारा शादी नहीं कर सकती है, खुलकर नहीं जी सकती है। लेकिन फिर क्या हुआ, विधवाओं की जीवन दशा सुधारने एवं औरतों को व्यवसाय के प्रचार प्रसार हेतु कार्य किए गए। सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, फ्रांसिना सोराबजी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट आदि महिलाओं ने क्या करा, आदि महिलाओं ने नारी अस्मिता की स्वतंत्रता एवं प्रतिनिधि आवाज बनकर, ठीक है, उनके प्रश्नों को दिशा प्रदान करी। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। ये कोटेशन भी होते हैं, कई बार प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि हिंदी लेखिकाओं के स्त्री विमर्श पर उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं, अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, तो ठीक है, क्षमा शर्मा जी हैं। क्षमा शर्मा इस पर प्रकाश डालते हुए अत्यंत सहज सरल शब्दों में अपनी पुस्तक क्या है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य की भूमिका। ठीक है, ये उनकी पुस्तक है। इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, स्त्रीत्ववादी विमर्श न मजाक है न अपवाद, वह एक ही समय हमारे देशकाल और पूरी दुनिया से जुड़ा है। वह हमारे समय की ज़रूरत है। वह समग्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भाषिक और सांस्कृतिक विमर्श है। हिंदी एवं कन्नड़ साहित्य में पिछले कुछ वर्षों में मुक्तिर अस्तित्ववादी ने अब तक वैचारिक वैचारिक मोड़ पैदा करना आरंभ कर दिया है। अब बात करते हैं मैत्री पुष्पा, हिंदी की प्रसिद्ध महिला लेखिका हैं। मैत्री पुष्पा, नारीवाद ही स्त्री विमर्श है। नारी की यथार्थ स्थिति के बारे में चर्चा करना ही स्त्री विमर्श है, ये कहना है मैत्री पुष्पा जी का। अब बात करते हैं प्रभा खेतान क्या कहती हैं। वास्तव में नारीवाद का केंद्रीय मुद्दा है उन समस्याओं को अभिव्यक्त करना। प्रभा खेतान जी के अनुसार वास्तव में नारीवाद का केंद्रीय मुद्दा है उन समस्याओं को अभिव्यक्त करना जिन्हें अब तक इतिहासकार केवल पुरुष संदर्भ में ही देखते रहने के अभ्यस्त रहे हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा भी प्रभा खेतान की है। स्त्री विमर्श अथवा नारीवाद न मार्क्सवाद है न पूंजीवाद है। स्त्री हर जगह है, हर वाद में है, फैलाव में है, मगर
संस्कृति के विस्तृत फलक पर आज भी वह वस्तुकरण की शिकार है। वस्तुकरण की इस पारंपरिक प्रक्रिया को पुरुष दृष्टि से नहीं बल्कि स्त्री दृष्टि से देखने की और समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब क्या है स्त्री विमर्श का महत्व क्या है? तो स्त्री विमर्श का महत्व पहले क्या है, स्त्री की पहचान की स्थापना। स्त्री विमर्श ने स्त्री को केवल पत्नी, माँ या बेटी की भूमिका से बाहर निकालकर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहचान उसकी शिक्षा, आत्मनिर्भरता, श्रम और चेतना से जुड़ती है। लेखिकाओं ने विवाह, परिवार और समाज की सीमाओं के भीतर स्त्री की अस्मिता के संघर्ष को चित्रित करते हुए उसके आत्मसम्मान और अधिकार बोध को प्रमुखता दी है। इससे स्त्री की पहचान अब पुरुष की छाया में नहीं बल्कि अपने अस्तित्व, ठीक है, अपनी स्वयं के अस्तित्व और अनुभवों के आधार पर स्थापित होने लगी है। नंबर 2 है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता की चेतना स्त्री विमर्श का एक मूल आधार है। परंपरागत समाज और साहित्य में स्त्री और पुरुष के बीच असमानता को स्वाभाविक मान लिया गया था, जिसके कारण स्त्री को शिक्षा, स्वतंत्रता और निर्णय के अधिकारों से दूर रखा गया था, वंचित रखा गया था। स्त्री विमर्श ने इस असमानता को प्रश्न उठाकर समान अधिकार और समान अवसर की चेतना को विकसित किया है। ठीक है, अब नंबर 3 है पितृसत्तात्मकता व्यवस्था की आलोचना। ये विमर्श क्या करता है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था की आलोचना करता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था वह सामाजिक संरचना है जिसमें पुरुष को केंद्र में रखकर स्त्री को गौण और आश्रित माना जाता है। इस व्यवस्था में स्त्री की भूमिका घर, परिवार और परंपराओं तक ही सीमित कर दी गई थी, ठीक है, कर दी जाती है तथा उसके निर्णय, इच्छा और स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाता है। स्त्री विमर्श यह स्पष्ट करता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था केवल सामाजिक नहीं बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक संरचना भी है, जो भाषा, साहित्य और परंपरा के माध्यम से स्त्री को अधीन बनाए रखती है। ठीक है, अब आधुनिक काल में जो स्त्री लेखिकाओं का योगदान हिंदी साहित्य में क्या है? स्त्री लेखिकाओं का बहुत योगदान है, जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इस विषय पर आवाज़ उठाई है। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य में स्त्री लेखिकाओं ने भी स्त्री विमर्श को सशक्त आधार प्रदान किया है। इन लेखिकाओं ने स्त्री को केवल सहनशील और त्यागमयी रूप में न दिखाकर उसे चेतनशील, प्रश्नाकुल और आत्मनिर्णय करने वाली इकाई के रूप में प्रस्तुत किया है। इन्होंने स्त्री की अस्मिता, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हेतु साहित्य को माध्यम बनाया। इसमें पहले स्थान पर है छायावाद की प्रमुख लेखिका, ठीक है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने अपनी काव्य और गद्य रचनाओं के माध्यम से स्त्री की आंतरिक पीड़ा, करुणा, आत्मसम्मान और को अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने नारी को करुणा की मूर्ति के साथ साथ चेतन व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है। जैसे उनकी जो कविताएं हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, इन सब में इन्होंने क्या किया है? ठीक है, अपना योगदान दिया है इन रचनाओं के माध्यम से। नंबर 2 है कृष्णा सोबती। ये भी हिंदी की प्रमुख लेखिका हैं। कृष्णा सोबती ने स्त्री को स्वतंत्र चेतना, देहबोध और आत्मनिर्णय को निर्भीकता से प्रस्तुत किया है और उनकी स्त्री परंपरागत बंधनों को क्या कर देती है? तोड़ती है और अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीती है। ठीक है, उनकी रचनाएं जैसे मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, ए लड़की। ठीक है, नंबर 3 है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की रचनाओं में मध्यम वर्गीय शिक्षित स्त्री के मानसिक द्वंद्व और पारिवारिक दबाव और आत्म संघर्ष को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे एक कहानी यह भी,
आपका बंटी, ठीक है, आपका बंटी तो आप जानते हैं। इनकी अन्य भी बहुत सारी रचनाएं हैं। महाभोज है, और भी अगर कोई नाम आपको याद है तो आप मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट करिए। मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा को ग्रामीण और निम्न वर्गीय स्त्री की पीड़ा को, श्रम और संघर्ष को साहित्य में स्थान दिया है। उनकी स्त्री क्या है, शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध करती हुई दिखाई देती है। उनकी रचना है चौक, अलमा कबूतरी, इदम नमम, ठीक है। अब है नंबर 5 पे मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग ने स्त्री की स्वतंत्र सोच, देह और सामाजिक नैतिकताओं पर साहसिक प्रश्न उठाए हैं, जैसे कठगुलाब, चितकोबरा, ठीक है, और जैसे कठगुलाब, चितकोबरा, इनकी रचनाओं के नाम हैं। उषा प्रेमवदा, उषा प्रेमवदा की कहानियाँ और उपन्यासों में आधुनिक शिक्षित स्त्री की भावनात्मक जटिलताएं और अस्तित्व बोध प्रमुख है। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: 55 लाल खंबे, रुकोगी नहीं राधिका, आदि, ठीक है। तो ये हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिकाएं हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारी लेखिकाएं हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट करिए। धन्यवाद।